भारत निर्माण के आधार पर, आइडिया ऑफ इंडिया के आधार पर अगर आपको कुछ चयन करना हो कुछ नामों का, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा और आप चयन करिए कि वो कौन से नाम आगे बढ़ते हैं, वो हम देखना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू या विनायक दामोदर सावरकर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? जवाहरलाल नेहरू। अब फंसेंगे आप अगले सवाल पे। जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये पीढ़ीगत प्रश्न है। देखिए, अपना आदर्श संसदीय रूप अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू को मानते थे। नेहरू उनको संसदीय अपना एक तरह से उत्तराधिकारी मानते थे। मेरे ख्याल में गांधी मेरी पीढ़ी के आदमी के लिए 1910 का आदमी है, 1906 का आदमी है। नेहरू मेरे जीवन में प्रत्यक्ष भोगा देखा झेला हुआ है। ये अड़चन मुझे आ सकती थी सावरकर के साथ, क्योंकि सावरकर अंडमान से लौटने के पहले तक एक आदर्श वीर राष्ट्रीय सेनानी के रूप में देखे जाते हैं। सागरला, प्राण कलमल्ला, उनको आज भी आप अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में जाएं तो लोग जूते उतार कर उनकी कोठरी में प्रवेश करते हैं। मगर जब तुलना आप कर रहे हैं और नेहरू और राजीव गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी की तुलना तो लगभग हास्यास्पद है। नहीं, तुलना की बात नहीं है। नहीं, जब आप सवाल पूछते हैं तो वो आइडिया ऑफ इंडिया जिसका अपना है, जिसने गांधी से कुछ लिया है, जिसने सुभाष के साथ काम किया है, जिसने पटेल के साथ काम किया है, जिसने मौलाना के साथ काम किया है, वो आइडिया नेहरू का भारत का जो विचार सोच है वो इन सब का मिला जुला सोच है, वो आधुनिक भारत का सोच है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चूंकि आपने बार बार 1947-1964 के दौर की बातचीत करी है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो 3 चीज़ जो आप मानते हैं कि नेहरू ने इस देश को दी हैं, वो क्या चीज़ है? आत्मसम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू ने वो दिया था जो आज लगभग नष्टप्राय है। और जब आज नष्टप्राय है कह रहा हूँ तो मेरा कहने का अभिप्राय पिछले 10-12 वर्ष नहीं है, श्रीमती गांधी के कार्यकाल से आज तक है। मुझे लगता है कि IITs, IMMS, सरकारी विद्यालय, स्कूली शिक्षा, ओवरऑल टोटलिटी में शिक्षा, टोटलिटी में शिक्षा, टोटलिटी में चिकित्सा, टोटलिटी में आधारभूत ढांचा, जिसमें बांध भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, सब। ये एक चीज़ रह जाती है, क्या उसमें नेहरू का योगदान माना जाना चाहिए? ये सेकुलर भारत। नहीं, देखिए, मुझे सेकुलर भारत की कल्पना में मुझे लगता है इस शब्द बड़ा अटपटा है। मुझे लगता है जब आप कहते हैं वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगत सोच, तो वो धर्मनिरपेक्ष ही होगा ना। अगर यदि आप कहते हैं कि मेरे धर्म के अनुसार ये सत्य है, तो फिर सेकुलर सोच कहाँ से रह सकता है, फिर आधुनिक सोच कहाँ से रह सकता है? तो धर्मनिरपेक्ष होना ही लोकतंत्र की पहली शर्त है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है धर्मनिरपेक्ष या बाद की खाल निकालने नरसिंह राव से पंथ निरपेक्ष कहने लग गए, मगर वो तो मतलब खुद ही मतलब आस्थावान हिंदू थे अंततः। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में नेहरू का सेक्युलरिज्म वास्तविक जनतांत्रिक वैज्ञानिक तर्कसंगत सोच पर आधारित था। समता, वरना आप समता पोषक समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हालांकि बाद के दौर में नेहरू का एक भाषण मैं पढ़ रहा था, तो उसमें वो समझा रहे हैं कि जब मैं अपने आप को सेकुलर बोलता हूं तो लोग मुझे नास्तिक समझ लेते हैं। नहीं, तो श्रीमती गांधी तो अपने को वेदांती कहती थी ना, तो वो अब वो वेदांती भी अगर है तो वो नास्तिक ही है ना। तो भारत हिंदुओं के लिए संभव है कि वो नास्तिक हैं और हिंदू बने रहें, बाकी धर्म वालों के लिए संभव नहीं कि वो नास्तिक हैं और अपने धर्म में भी रहें। चलिए, तो पुष्पेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा विमर्श मुझे लगता है आज हुआ है। हम किसी नए विषय पर आपके साथ फिर से दोबारा आपकी शरण में आएंगे। नहीं, मेरी शरण में नहीं आएंगे, हम लोग आपस में झगड़ा करेंगे, बिल्कुल झगड़ा करेंगे, असहमति को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेश जी आपका।